ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है हमारे अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। अब आपने सर्कुलर ट्रैक कर दिया, लीनियर कर लिया, लीनियर का डबल ट्रैक बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब बारी है सर्कुलर में ही कुछ ऐसा सवाल करने की जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि इनवर्ड फेसिंग कितने लोग हैं और आउटवर्ड फेसिंग कितने लोग हैं। मतलब अभी तो हम जो भी कर रहे थे बड़े सिंपल वे में कर रहे थे, जैसे कि हमने पहले किया था, हमको पता था कि सारे के सारे लोग इनवर्ड फेसिंग हैं। अब बारी है इनवर्ड और आउटवर्ड सेटिंग अरेंजमेंट सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली हिंट की तरफ। हमसे क्या कहा जा रहा है, देयर आर 7 फ्लावर्स। टोटल फ्लावर कितने हैं, 7 हैं। ट्यूलिप, सनफ्लावर, रोज, लिली, डेजी, लोटस एंड डेफोडिल, ये 7 हैं। ओके, ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, एक सर्कुलर गार्डन की बाउंड्री के किनारे, ये बताने का पर्पस पता है क्या है, बस इतना सा है कि ये जो 7 फूलों का अरेंजमेंट है ये सर्कुलर ट्रैक पे है। तो सर्कुलर ट्रैक पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आ जाएगा हमारे पास। हमने एक अरेंजमेंट ले लिया 7 लोगों के लिए। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ने पे हिंट हमसे क्या कह रही है, अज्यूम दैट 3 फ्लावर्स आर फेसिंग इनसाइड एंड रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब अब यहाँ पे हम ये जो अरेंजमेंट बनाएंगे इसमें 3 फ्लावर्स का फेसिंग सेंटर की तरफ है और बाकियों का बाहर। बाकी मतलब 4 फ्लावर्स आउटवर्ड फेसिंग होंगे। कौन से इनवर्ड है कौन से आउटवर्ड है ये तो सिंप्लीफाई करने पे पता चलेगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। लिली इज बिटवीन लोटस एंड डेफोडिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि इसमें सेंटर फेसिंग है कौन या आउटवर्ड फेसिंग है कौन, तो हमें एक बार इसका ओवरव्यू करना पड़ेगा। और ओवरव्यू करने के बाद एकदम अपने मतलब की, अपने काम की हिंट को पिक करना पड़ेगा। जैसे एक बार ओवरव्यू करते हैं। डेजी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेफोडिल, सनफ्लावर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ट्यूलिप, and both are facing the same direction. A flower which is facing inside is on the immediate right of that flower which is facing outside, and third to the right of sunflower, rose and tulip are facing inside. Lily is third to the right of rose. मैंने एक बार ओवरव्यू कर लिया इसको। जब मैंने एक बार ओवरव्यू किया, पूरी हिंट को पढ़ा, तो इस पूरी हिंट को पढ़ने में एक चीज समझ में आई मुझे। इस पूरे इंस्ट्रक्शन में एक फ्लावर का नाम ऐसा है जो रिपीटेड टाइम सुनाई दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे एक चीज और क्लियर हुई कि यहाँ पे इन्होंने सनफ्लावर का कुछ फ्लावर्स का डायरेक्शन क्लियर कर दिया है। जैसे सनफ्लावर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ट्यूलिप एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब सनफ्लावर और ट्यूलिप ये दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं। और लास्ट में हमसे क्या कहा है, ट्यूलिप इज फेसिंग इनसाइड, मतलब सनफ्लावर और ट्यूलिप ये दोनों किधर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो ट्यूलिप और सनफ्लावर है दोनों इनवर्ड फेसिंग है। लेकिन अब यहाँ पे ये तो पता चला कि इनवर्ड फेसिंग कौन कौन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन निकल के आ गए। तो जब मल्टीपल ऑप्शन निकल के आ गए तो आपको ध्यान क्या देना है, ऐसे एलिमेंट का नाम जो उस पूरी हिंट में कई बार सुनाई दे। आप जान रहे हैं ये कई बार सुनाई देने का पर्पस क्या है। कई बार सुनाई देने का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड हिंट हमारे पास ज्यादा है औरों की कंपैरिजन में, और जब हिंट्स ज्यादा होंगी तो उससे रिलेटेड हमें नए नए एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे और हमारा सिंप्लीफिकेशन आसानी से बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे में हमको जो एक नाम कई बार सुनाई दे रहा है वो कौन सा है, सनफ्लावर का है। और सनफ्लावर का डायरेक्शन भी हमें क्लियर हो रहा है कि वो किधर फेसिंग है, सेंटर की तरफ फेसिंग है। तो चलिए फिर यहीं से इनिशिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इनको रख दिया सनफ्लावर। देखिए सेटिंग अरेंजमेंट में आपको कहीं से भी आप कैसा भी इनिशिएट कर सकते हैं। कभी भी ये मान के मत चलिएगा कि हमको यहीं से शुरू करना है, यहाँ से करना है या यहाँ से करना है। सर्कुलर अरेंजमेंट है, आप जहाँ से खुद को कंफर्टेबल समझ रहे हो आप वही जोन लेके शुरू हो जाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्कुलर है, लेटर ऑन ट्रैक एक ही बन के आना है। ठीक है, अब वो होता क्या है, एक एज अ ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे आई एम यूज्ड टू विद दिस पोजीशन, मुझको हैबिट हो गई कि मैं यहीं से इनिशिएट करती हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अब सनफ्लावर सेंटर फेसिंग है। अब सनफ्लावर से जुड़ी पहले सारी हिंट को जरा हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो सनफ्लावर से जुड़ी हमारे पास हिंट क्या है, सनफ्लावर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ट्यूलिप। ये जो सनफ्लावर है ये ट्यूलिप के फोर्थ राइट पे है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आ गया ट्यूलिप, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो जब सनफ्लावर इनवर्ड है तो ट्यूलिप भी किधर है, इनवर्ड है। ठीक है, अब इसी सनफ्लावर से जुड़ी हमारे पास एक हिंट और है जो हमसे कह रही है, लिली इज बिटवीन लोटस एंड सनफ्लावर। ये जो लिली है ये लोटस और सनफ्लावर के मिड में है।
अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक लिली को यहाँ पे प्लेस कर दिया और लोटस को यहाँ पे प्लेस कर दिया। सनफ्लावर और लोटस के बीच में कौन आ गया, लिली आ गई। ठीक है, अब आपके भी दिमाग में तुरंत आया होगा ना, मैम ने यही पोजीशन क्यों प्रेफर की, ये पोजीशन भी तो प्रेफर कर सकती थी। डेफिनेटली यहाँ पे अब हमारे पास लोटस और लिली को प्लेस करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। हम लोटस और लिली को इधर भी प्लेस कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। अगर आपने इधर भी किया तो लोटस और सनफ्लावर के बीच में लिली आ जाएगी, और इधर किया तो भी लिली आ रही है। ठीक है, मतलब हम इस पोजीशन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जब कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक रिमार्क लगा दिया। रिमार्क क्या लगाया कि लोटस और लिली के पोजीशन के लिए मैं अभी बहुत श्योर नहीं हूँ। अगर मेरा अरेंजमेंट बन गया देन इट इज टू गुड, अगर नहीं बना तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे बस लोटस और लिली को वहां से उठा के इधर प्लेस कर देना, दैट्स इट, इसके सिवा कुछ नहीं करना है। लेकिन क्योंकि मैं इनके पोजीशन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रिमार्क लगा दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हमारी एक और हिंट अब यहाँ पे क्या हुई है, एक हिंट हमें दिया जा रहा है, डेजी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डेफोडिल। सेकेंड लेफ्ट कहने का मतलब इनके बीच में एक पर्सन का गैप होना है। अब आप बताइए इस पूरे अरेंजमेंट में देख के, यही तो दो जगह बच रही है जहां आपको दो वैकेंट पोजीशन मिल रही है डेजी और डेफोडिल को प्लेस करने के लिए, और उसके साथ ही साथ आपको एक गैप भी मिल रहा है ये। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि सेंटर फेसिंग कौन है और आउटवर्ड फेसिंग कौन है, तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे एक ऑप्शन लगा देते हैं डेजी ऑब्लिक डेफोडिल, और यहाँ पे लगा लेते हैं डेफोडिल ऑब्लिक डेजी। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे इनका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो राइट और लेफ्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इतने मेंबर हो गए, एक ही मेंबर मिसिंग है। कौन मिसिंग है, रोज मिसिंग है, तो रोज को यहाँ पे रख दिया। अब देखिए यहाँ क्या हमसे लास्ट सेकेंड लाइन में क्या कहा गया है, रोज एंड ट्यूलिप आर फेसिंग इनसाइड। ये जो रोज और ट्यूलिप है ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो मतलब ये भी इनवर्ड फेसिंग हो गया। ठीक है, और एक हिंट और है, लिली इज थर्ड टू द राइट ऑफ रोज। रोज से जुड़ी एक हिंट और है, लिली इज थर्ड टू द राइट। अब जब इसका फेसिंग सेंटर है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड राइट लिली, मतलब ये अरेंजमेंट हमारा सही है। हमने ये जो पॉसिबिलिटी एक पिक किया था ये करेक्ट हो गया। देखिए दो तरीका है, अगर आपका मन हो तो आप दोनों पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चन बना सकते थे। जैसे यहाँ पे लोटस और लिली रख लिया, एक और डायग्राम बनाते उसमें लोटस और लिली को कहीं और रख देते। लेकिन दो या तीन पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन अभी ये नहीं है, वो क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें मैं आपको कहूंगी कि आपको यहाँ पे दो या तीनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लेकर चलना है। बट ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं कर रहा है कि हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनाएं। ठीक है, इसीलिए हमने थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो डाउटफुल था उनके पास एक रिमार्क लगा दिया, सिंप्लीफाई हो गया देन इट इज दी बेस्ट, नहीं हुआ तो उनको एज इट इज इधर प्लेस कर देते, बस और कुछ नहीं करना पड़ता, और इधर वाले एलिमेंट्स उधर चले जाते, राइट और लेफ्ट का मुद्दा अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। हमारे पास टोटल इनवर्ड फेसिंग कितने हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, तीनों मिल गए, तो मतलब बाकी बचे 4 के चारों किधर फेसिंग है, आउटवर्ड फेसिंग है। अब बचा हमारे पास ये डेजी और डेफोडिल, इनके बीच में ऑब्लिक लगा है, तो अब हमको जब इनका डायरेक्शन पता चल गया है तो इसका राइट और लेफ्ट भी अब हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो हम उस हिंट को जरा दोबारा पढ़ते हैं जो हमें दिया गया था, डेजी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डेफोडिल। डेजी जो है वो डेफोडिल के सेकंड लेफ्ट में है, और जब ये लोग आउटवर्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें डेफोडिल को प्लेस करना होगा और यहाँ पे डेजी को प्लेस करना होगा, तभी ये सेकंड लेफ्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये आउटवर्ड फेसिंग है, और आउटवर्ड फेसिंग में सेकंड लेफ्ट अभी ही बन पाएगा। ये है हमारा फुल एंड फाइनल अरेंजमेंट। आई होप आप सबका भी यही सोल्यूशन आ रहा होगा। देखिए अभी भी अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत टफ हो रहे हैं, अभी टफ नहीं हो रहे हैं, अभी मैं सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी रेज नहीं किया है। अभी तो हम सिर्फ वैरायटी से डील कर रहे हैं कि स्टेटमेंट हमारे साथ क्या क्या और तामझाम कर सकता है। ठीक है, जब हमारा अरेंजमेंट बन जाएगा तो एज यूजुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी पूछिए हम सबका आंसर कर लेंगे, है ना। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन से डील कैसे करना है ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन बन जाएगा तो आप कितने भी नंबर ऑफ काउंटर क्वेश्चंस होंगे आप उनसे डील इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक अगला फॉर्मेट। बढ़ते हैं अगले सरप्राइज की तरफ, सेटिंग अरेंजमेंट की। देखते हैं अगला सवाल। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है हमारे अगले सवाल से डील करने की। अब इस अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या नया सरप्राइज निकल के आता है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, टोटल कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, ए से लेकर एच तक। चलिए एक क्लियर है। सेकंड थिंग,
दे आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये सर्कुलर फॉर्मेट का है, लोग गोलाकार मेज के किनारे, वृत्ताकार मेज के किनारे बैठे हुए हैं। किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं पता नहीं, देखते हैं। Further, they are saying that some of them are facing towards the center and some of them are facing outside the center. अभी आपने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको नंबर ऑफ पर्सन पता था कि कितने लोग इनवर्ड फेसिंग हैं और कितने लोग आउटवर्ड फेसिंग हैं, बट इस क्वेश्चन में वी डोंट नो कि कितने इनवर्ड फेसिंग हैं और कितने आउटवर्ड फेसिंग हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें बस इन्होंने इतना बताया है कि इनमें से कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब जब टोटल 8 लोग हैं तो अगर हमें रेशियो का डिवीजन करना होगा तो वो रेशियो का डिवीजन तो कुछ भी हो सकता है। 4:4 हो सकता है, 5:3 हो सकता है, 6:2 भी हो सकता है और 7:1 भी हो सकता है। हम एक सेट माइंड लेकर, एक सेट पैटर्न लेके प्रोसीड नहीं कर सकते कि 4-4 का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि हर बार 4 का ही होना है। यही इस क्वेश्चन का तो मेन कैच है ना। अच्छा, अभी तक हमने इससे थोड़ी देर पहले मैं आपको वेरियस प्रोसेस बता दे रही हूँ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने की। अब ये आपकी कॉल होगी कि आपको डिसाइड करना है आप किस वे में, किस मेथड में खुद को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और क्विक समझ रहे हैं, आप वही लेके प्रोसीड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगी। जैसे अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने एक ओवरव्यू किया था, एक उसको प्रॉपर सिंक्रोनाइज किया था कि सनफ्लावर रिपीटेड टाइम सुनाई दे रहा है। ठीक है, सनफ्लावर का डायरेक्शन भी क्लियर है। ठीक है, तो हमने उसी के बेसिस पे सिंप्लीफाई किया। बट राइट नाउ अभी हम हिंट को शॉर्टलिस्ट करने के फेवर में नहीं हैं। अब हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व के कॉन्सेप्ट पे। मतलब जो पहले हिंट है हम उसी से इनिशिएट कर जाएंगे, सेकंड हिंट कम सेकंड, थर्ड कम्स थर्ड, फोर्थ कम फोर्थ। ठीक है, देखते हैं सिंप्लीफाई होगा कैसे। टोटल पर्सन कितने दिए गए हैं हमें, 8 पर्सन दिए गए हैं। ओके, हमने एक डायग्राम बना लिया। अब हमको सबसे इनिशियल लाइन में क्या कहा गया है, D इज सेटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ B, मतलब B के सेकेंड राइट में D मौजूद है। लेकिन क्या आपको B का डायरेक्शन क्लियर है, हमें B का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो मतलब हमारे पास इनिशियल लाइन से ही 2 पॉसिबिलिटी बन गई। एक में हमने B को कर दिया इनवर्ड फेसिंग, और जब इनवर्ड फेसिंग है तो सेकंड राइट में D यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। लेकिन हमें तो B का डायरेक्शन के बारे में डेफिनेट पता ही नहीं कि वो इनवर्ड फेसिंग है या आउटवर्ड फेसिंग है। तो अगले में हमने क्या किया, अब हम एक और पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब इस पॉसिबिलिटी में हम क्या करेंगे, इस सेकंड पॉसिबिलिटी में हमने B को कर दिया आउटवर्ड फेसिंग, और जब ये B आउटवर्ड फेसिंग हो गया तो सेकंड राइट में अगर मुझे जाना है तो ये आएगी सेकंड राइट की पोजीशन। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कॉन्सेप्ट पे चल रही हूँ, इसलिए मुझको 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ी। नहीं तो अगर मुझे हिंट को शॉर्टलिस्ट करना होता तो शायद मैं उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ती और उस पूरे पैराग्राफ में जिस भी एलिमेंट का डायरेक्शन क्लियर होता मैं वहीं से बनाना शुरू करती। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार आपको किसी एक ना एक का डायरेक्शन क्लियर ही कर दे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होते हैं जिसमें किसी भी पर्सन का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है और आपको वेरियस पॉसिबिलिटीज नेक टू नेक लेकर चलनी पड़ती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली हिंट की तरफ। अगली हिंट हमसे क्या कह रही है, अगली हिंट कह रही है ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में कौन मौजूद है, ए मौजूद है। अच्छा, लेकिन अभी डी का भी डायरेक्शन नहीं पता। तो अगर डी का डायरेक्शन नहीं भी पता तो फर्क क्या पड़ रहा है, देखिए एक तो सेकंड लेफ्ट ये बन रहा है और एक ये बन रहा है अगर हम डायरेक्शन नहीं जानते, लेकिन ये पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब सेकंड लेफ्ट इन्हीं को बनना है। अच्छा, अगर हमें इसको सेकंड लेफ्ट कहना है तो डी का डायरेक्शन किधर करना पड़ेगा, आउटवर्ड फेसिंग, मतलब डी का चेहरा बाहर की तरफ हम रख देंगे। अच्छा, यही चीज अब यहाँ इमेजिन करते हैं, ये पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो सेकंड लेफ्ट में यही पोजीशन बच रही है। अब इनको सेकंड लेफ्ट कहने के लिए हमें डी का चेहरा किधर करना पड़ेगा, अंदर की तरफ, मतलब इनवर्ड फेसिंग। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है F is facing towards the center and there are 3 people between F and G. F सेंटर की तरफ देख रहा है और F और G के बीच में कितने लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं। इससे जुड़ी एक और हिंट है, F is not an immediate neighbor of B and D.
ये जो F है ये B और D का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बताइए, F और G के बीच में 3 लोग को आपको बैठाना है और टोटल पर्सन कितने हैं 8, तो F और G के बीच में 3 लोग कैसे बैठा पाएंगे? सिंपल, जब F और G आमने सामने बैठेंगे। अब आमने सामने बैठाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें एक लाइन पूरी तरीके से वैकेंट चाहिए, मतलब उसका दोनों छोर खाली होना चाहिए, तभी तो हम F और G को प्लेस करा सकते हैं। चलिए देखते हैं टोटल वैकेंट पोजीशन है कौन कौन सी। एक पोजीशन तो ये आ रही है और एक पोजीशन ये आ रही है। अच्छा अब एक चीज ये बताइए, अगर इस एक पोजीशन में आप F को और G को कहीं भी प्लेस करेंगे तो या तो B का पड़ोसी हो जाएगा या फिर D का पड़ोसी हो जाएगा, तो मतलब इसको तो हम कहीं से कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे कहा गया है कि F B और D दोनों का पड़ोसी नहीं है। और अगर यहाँ रख रहे हैं या यहाँ रख रहे हैं तो B या D का नेबर बन ही जा रहा है, मतलब ये लाइन कैंसल्ड। तो हमारे पास बच रहा है ये फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में भी F और G की बात है, अगर आप F को यहाँ रखेंगे तो नेबर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे किसको प्लेस कर दिया हमने G को, और यहाँ पे किसको प्लेस कर दिया F को। और हमें एक चीज और बताई गई थी कि F इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब F केंद्र की तरफ देख रहा है। यही पॉसिबिलिटी अब जरा यहाँ इमेजिन करते हैं, अगर हमें यहाँ प्लेस करना हो तो अगर हम ये लाइन लेके कंसिडर कर रहे हैं तो हर तरीके से F या तो B का नेबर बन जाएगा या D का नेबर बन जाएगा, तो ये कैंसल्ड आउट है, ये कैंसल्ड आउट है, तो यही बच रहा है। और जब ये बच रहा है तो यहाँ पे आप F को रख देंगे और यहाँ पे किसको रख देंगे, G को प्लेस कर देंगे, और F किधर फेस करके बैठा है, सेंटर की तरफ। अभी हम दोनों पॉसिबिलिटी को नेक टू नेक हैंड इन हैंड लेकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमसे क्या कहा गया है, C इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ G, G के थर्ड राइट में C मौजूद है, G ये है, डायरेक्शन नहीं क्लियर है। चलिए जरा दोनों तरफ से थर्ड पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वैकेंट है, तो मतलब हमने C को यहाँ रख दिया। और इन्होंने क्या कहा, ये थर्ड राइट है, तो C की पोजीशन ये है और G की ये है। G के थर्ड राइट में C को कहने के लिए G किधर देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तभी तो ये थर्ड राइट बनेगा ना। चलिए इसमें भी करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक वैकेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हम इसमें C को यहाँ रखेंगे। अच्छा C को यहाँ रखने के लिए और इसको थर्ड राइट कहने के लिए G का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा। देखिए अब इन दोनों क्वेश्चन में जब हमने दोनों पॉसिबिलिटी बनाई है, इसमें G आउटवर्ड फेसिंग आ रहा है, इसमें इनवर्ड फेसिंग आ रहा है, इसमें D इनवर्ड फेसिंग है और उसमें D आउटवर्ड फेसिंग है, मतलब दोनों क्वेश्चन से अलग अलग पैटर्न चल रहा है और दोनों अभी तक हमारी कंडीशंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। आगे करेंगे या नहीं देखते हैं। अगली हिंट हमसे क्या कह रही है, नेक्स्ट हिंट कह रही है H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट में H है, ये पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, इमीडिएट मतलब पड़ोसी ही हुआ ना, तो यहाँ पे आप रख देंगे किसको, H को। अब इसको लेफ्ट कहने के लिए A का चेहरा किधर करेंगे हम, अंदर की तरफ, इनवर्ड फेसिंग, यही चीज यहाँ, तो H यहाँ आया। अब इसको इमीडिएट लेफ्ट कहने के लिए हम A का फेस किधर करेंगे, आउटवर्ड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमसे हिंट कह रही है H इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, H इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की तरफ H देख रहा है, हमने दोनों डायग्राम में बना दिया। एंड B इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज H, ये जो B है और H है ये दोनों सेम दिशा में देख रहे हैं, ठीक है, इसमें दोनों B और H केंद्र की तरफ देख रहे हैं। इसमें गड़बड़ हो गया, इसमें क्या गड़बड़ हुआ, इसमें B आउटवर्ड देख रहा है और H इनवर्ड देख रहा है, और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि B और H दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब क्लियर हो गया कि हमारा ये अरेंजमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास फुल एंड फाइनल यही एक अरेंजमेंट है। अब हमको जो भी कुछ बनाना है इसी में जस्टिफाई करना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे डायग्राम में एक ही मेंबर मिसिंग है, कौन मिसिंग है, E, तो हमने E को यहाँ पे प्लेस कर दिया। सारे एलिमेंट्स की प्लेसिंग हो गई, मिसिंग है तो क्या, बस कुछ लोगों का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। चलिए वो भी क्लियर कर लेते क्योंकि अभी हमारे पास एक हिंट और बच रही है। अगली हिंट कह रही है C इज फेसिंग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ A, ये जो C है ये A के जस्ट अपोजिट देख रहा है, मतलब विपरीत दिशा में देख रहा है, तो अगर A केंद्र की तरफ देख रहा है तो C आउटवर्ड मतलब सेंटर से बाहर की तरफ देख रहा है। और लास्ट हिंट हमसे क्या कह रही है, F इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, E के सेकेंड लेफ्ट में F है। अब इसको सेकेंड लेफ्ट कहने के लिए E का डायरेक्शन किधर करना पड़ेगा, इनवर्ड करना पड़ेगा। हमारा अरेंजमेंट बन गया और ये हमारा फुल एंड फाइनल करेक्ट अरेंजमेंट है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरी स्ट्रैटेजी समझी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की। वो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि हमने ये जो क्वेश्चन लिया था इसमें हमने फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट लगाया। मतलब हमने पहले ही हिंट से शुरुआत कर दिया ताकि हमको हिंट को बार बार पढ़ना ना पड़े, ना बार बार पढ़ना पड़े और ना ही बगल में किसी आइकन के रूप में रिप्रेजेंट करके रखना पड़े। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, रीजनिंग में जो अप्रोच होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर कर जाती है। क्लियर है? चलिए, आई गेस आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का तरीका समझ में आ गया है। अब इसमें आप कितना भी काउंटर क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम सबसे डील कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब केंद्र की तरफ टोटल कितने लोग फेस करके बैठे हैं, तो जवाब क्या आया? 1 2 3 4 5, FAH B और E, मतलब टोटल 5 लोग सेंटर की तरफ फेसिंग है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन ये लोग ये भी दे सकते हैं, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से कोई एक ऑड मेंबर को बाहर निकालिए और आपको 5 विकल्प दे देंगे। उस 5 विकल्प में 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इनवर्ड फेसिंग वाले एलिमेंट्स होंगे और एक कोई ऐसा होगा जो आउटवर्ड फेसिंग का होगा। एनीथिंग कैन बी फ्रेम्ड, कुछ भी फ्रेमिंग क्वेश्चन की करी जा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास डायग्राम अरेंजमेंट बन चुका है तो काउंटर क्वेश्चन बुरा से बुरा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डील कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन लीनियर पे बेस्ड है, मतलब लाइन अरेंजमेंट पे बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न जरूर होगा। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 8 है। 8 कैंडिडेट है, मतलब ए से लेकर एच तक टोटल 8 लोग हैं। दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में बैठे हैं। फर्दर हमसे कहा जा रहा है सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। मतलब इसी लीनियर अरेंजमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और इसी लीनियर में कुछ लोग ऐसे हैं जो साउथ की तरफ देख रहे हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें प्री डिफाइंड था कि भाई एक लाइन में लोग हैं, पूरी की पूरी लाइन नॉर्थ में देख रही है। सेकंड किया था 2 लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, है ना, लेकिन उसमें भी नॉर्थ और साउथ डिसाइडेड नहीं था कौन सा एलिमेंट किधर फेसिंग है। इसमें भी ऐसा ही कुछ है लेकिन सिंगल लीनियर है। और ये क्वेश्चन आपसे रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं, देर किस बात की। फिर मैं वही कॉन्सेप्ट लेके चलूंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब हम इस फेवर में नहीं है कि हम हिंट को बार बार दोहराएं या रिपीटेड टाइम पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हिंट क्या कह रही है? D इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ F। ये जो D है ये F के सेकेंड राइट पर है। अच्छा अब एक बात बताइए, ये है F, ठीक है, F के सेकेंड राइट में D है, लेकिन ये तो तब होगा सेकेंड राइट में अगर F नॉर्थ फेसिंग है, मतलब अपवर्ड देख रहा है ना। लेकिन अगर F साउथवर्ड फेसिंग है तो आप क्या करेंगे? तो ये राइट का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अब देखते हैं, ये है F और ये साउथ फेसिंग है, तो जब साउथ फेसिंग है तो सेकेंड राइट में D यहाँ आएगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में D की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है F का डायरेक्शन, इसीलिए हम दोनों अरेंजमेंट को नेक टू नेक लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़ने पे हिंट हमसे क्या कह रही है? एंड सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एंड लगाया है, मतलब किसके लिए बात हो रही है? D के लिए बात हो रही है। मतलब D रो के एक कॉर्नर पर बैठा है। अच्छा, कॉर्नर पर बैठा है मतलब अब इसके बियॉन्ड कोई लोग नहीं है। तो टोटल पर्सन थे कितने आपके पास? 8 है। 1 2 3 की प्लेसिंग कर दी है, 5 और मिसिंग है, 4 5 6 7 8, वो कुछ इस तरीके से आएंगे। अब इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लाइनिंग फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि हमें इनका बैरियर पता चल चुका है। ठीक है, प्री डिसाइडेड में एक लाइनिंग फॉर्मेट लेके चलना बेवकूफ़ी हो जाती है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हिंट हमसे कह रही है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड C। F और C के बीच में केवल 2 लोग बैठेंगे। इसके हिसाब से C यहाँ पे आ गया और इसके हिसाब से C यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारी अगली हिंट की तरफ। अगली हिंट हमसे क्या कह रही है? C इज फेसिंग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F। ये जो C है ये F से जस्ट अपोजिट, विपरीत दिशा में देख रहा है। तो अगर F अपवर्ड मतलब नॉर्थ की ओर फेस करके देख रहा है तो C किधर है? साउथ फेसिंग है। और इसमें F अगर साउथ फेसिंग है तो इसमें C किधर हो जाएगा? नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर हिंट हमसे क्या कह रही है? H इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ C। C के सेकेंड राइट में H को प्लेस करना है। अब इसमें C का डायरेक्शन ऐसे साउथ है, तो इसमें सेकेंड राइट में ये पर्सन निकल के आएगा, ये हो गया H।
ठीक है। अब इसमें सी अपवर्ड मतलब नॉर्थ को फेस करके बैठा है, तो सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड राइट, यहाँ पे ये कौन आ गया, एच आ गया। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी साथ साथ चल रही हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारी अगली हिंट की तरफ। अगली हिंट हमसे क्या कह रही है, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी। ये जो ए है ये ना डी का पड़ोसी है ना सी का पड़ोसी है, तो यहाँ पे तो ए के लिए यही एक पोजीशन बच रही है। अब इसमें ए यहाँ पे भी नहीं आना है, यहाँ पे भी नहीं आना है, तो इसके हिसाब से यही एक पोजीशन ए के लिए बच रही है। आगे बढ़ने पे हमसे क्या कह रहा है, एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज सी। मतलब ये जो ए है ये उसी दिशा में देख रहा है जिस दिशा में सी देख रहा है, तो इसके हिसाब से ए साउथवर्ड फेसिंग होगा और इसके हिसाब से ए नॉर्थ फेसिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हिंट हमसे कह रही है बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट पे बी है। अब आप इस बैरियर के तो बियॉन्ड जा नहीं सकते हैं, तो थर्ड राइट आपको इधर ही आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब अब आप यहाँ पे बी को प्लेस करेंगे, एच के थर्ड राइट में बी है। अगर हम इसको थर्ड राइट कह रहे हैं, इसका मतलब एच का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ की तरफ है। यही काम इधर भी करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब एच को हम यहाँ पे रख, बी को यहाँ पे रखेंगे, और जब हम बी को यहाँ पे रख रहे हैं और इसको थर्ड राइट कह रहे हैं, इसका मतलब एच इस वक्त किधर देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हिंट हमसे कह रही है डी इज फेसिंग नॉर्थ। डी का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। हमने दोनों डायग्राम में कर दिया क्योंकि ये एकदम डेफिनेट से हिंट है। डी इज फेसिंग नॉर्थ एंड ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। जो ई है ये डी के एकदम लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में, तो इस हिसाब से इमीडिएट लेफ्ट तो ये हो गया, हमने इमीडिएट लेफ्ट में रख दिया। अब इसके हिसाब से इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि नॉर्थ में देख रहा है, तो इसका भी इमीडिएट लेफ्ट यहीं आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ ये इमीडिएट लेफ्ट क्या हम बना पाएंगे, नहीं, क्योंकि अगर हम इसको इमीडिएट लेफ्ट बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पर्सन 9 हो रहे हैं। मतलब ये अरेंजमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है, ये हमारा रॉन्ग अरेंजमेंट है। हमारे पास फाइनल करेक्ट अरेंजमेंट यही है। अब हमको जो भी हिंट आगे सिंप्लीफाई करनी है इसी में रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक ही मेंबर मिसिंग है। कौन मिसिंग है, जी मिसिंग है, तो हमने जी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। डायरेक्शन की कुछ चीज़ें अभी नहीं सुलझी हैं, चलिए उनको भी अभी हमारे पास कुछ हिंट क्योंकि और बची भी है। आगे हिंट हमसे कह रही है जी एंड ई फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एफ। ये जो जी है और ई है ये एफ की ही दिशा में देख रहे हैं और एफ नॉर्थ में देख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जी और ई भी किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अगली हिंट हमसे क्या कह रही है, अगली हिंट कह रही है बी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। ये जो बी है वो एफ के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, तो एफ नॉर्थ में देख रहा है तो बी किधर दिखेगा, साउथ में देख रहा है। मतलब इसमें ये हमारा फुल एंड फाइनल करेक्ट अरेंजमेंट है। आई होप आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आप एक काम और कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन करके रखी है ना, डी इज फेसिंग नॉर्थ। अगर हम इसको एक ओवरव्यू करते तो इस क्वेश्चन को जब हम ओवरव्यू करते तो सबसे पहले हम कौन सी हिंट पकड़ते, डी इज फेसिंग नॉर्थ। डी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, डी नॉर्थ की तरफ देखने के बाद हम सबसे इनिशियल हिंट पे चले जाते हैं, डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। हमको एक मेंबर और मिल गया डी से जुड़ा हुआ एफ, फिर उससे एफ से जुड़े हुए हमको और मेंबर मिल जाते। हमारे पास दो तरीका था सिंप्लीफाई करने का। एक तो आप ओवरव्यू करिए और अपने कंफर्ट जोन की हिंट उठा लीजिए, जैसे यहाँ पे है कि डी नॉर्थ में देख रहा है, या तो आप ये करिए फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट लेके चलिए और पहली ही लाइन से सिंप्लीफाई करना इनिशिएट कर दीजिए। आई होप आपको तरीका समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं फिर सिटिंग अरेंजमेंट के अगले लेवल में।